चलिए, तो हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे वृद्धि और विकास के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है ना। हमको लगता है कि बहुत चीज़ें स्पष्ट हो भी गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कल हम लोगों ने चर्चा किया था वृद्धि पर। हम बोले थे अगर किसी व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन जो होता है, जो कि मात्रात्मक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और जो शारीरिक के साथ साथ में संज्ञानात्मक, भावात्मक या नैतिक परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन जब शामिल हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विकास। हमने कहा था कि वृद्धि को आप माप सकते हैं, वो मात्रात्मक होता है, जबकि विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है। क्वालिटी में चेंजेज को हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे, जबकि क्वांटिटी चेंजेज को हम लोग क्या कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने चर्चा किया था, मात्रात्मक हो चाहे परिमाणात्मक हो, चाहे फिर आप जिसको नाप तोल सकते हो वो आपका कौन है, बताइएगा, वृद्धि है। विकास के बारे में हमने आपको बताया था कि ये जन्म पूर्व अवस्था से, मतलब भ्रूणावस्था से स्टार्ट हो जाता है और कब तक चलेगा, जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक। इसका कोई समय सीमा फिक्स नहीं होता, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि वृद्धि के बारे में बताया था कि उसका एक अपना समय सीमा फिक्स होता है, वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद में हमने आपको बताया था वृद्धि और विकास में अंतर। हमने कहा था कि आकार में बढ़ोतरी मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहेंगे, जबकि आकार में गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। शारीरिक परिवर्तन वृद्धि है, जबकि ओवल और चेंजेज को हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। विकास का एक भाग है, कौन बताइएगा, वृद्धि। लेकिन संपूर्ण रूप से जो बदलता है वो क्या है, विकास है। परिपक्वता से, मैच्योरिटी के साथ में जो रुक जाएगा वो वृद्धि है, लेकिन जीवन भर जो चलेगा वो कौन है, विकास है। जो देखने योग्य होगा, जो मापने योग्य होगा वो वृद्धि है, और जो पूरी तरह से मापने योग्य न हो वो कौन है, विकास है। विकास की प्रक्रिया वृद्धि का एक चरण है, जबकि विकास क्या है, विकास जो है व्यक्ति में होने वाला मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन है। विकास के सिद्धांत को भी हम लोग पढ़ लिए थे। पहला सिद्धांत था निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत पे हमने आपको बताया था कि ये रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक जीवन रहेगा किसी मनुष्य का तब तक चलने वाली प्रक्रिया, कौन बताएगा, विकास। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताया था, दो या दो से अधिक व्यक्ति हम बोले थे कि एक जैसा नहीं होगा, और आपके क्लास में भी सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो इसीलिए सबका विकास अलग अलग तरीके से हो सकता है। अंतर संबंध बोले थे कि जिस तरह का चीज़ संबंध जोड़कर सिखाइएगा उसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन वो किसी अन्य ढंग से करेगा। अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन, बच्चा को इंटरेक्ट करना सिखाइएगा तो बच्चे अच्छे तरीके से अपने बातों को रखने का प्रयास करेंगे। विकास का अनुक्रमिक स्वरूप, दो सीक्वेंस हमने बताया था, ये पढ़ा दिए थे आप लोग को। सीक्वेंस पहला होता है शीर्षगामी, शीर्ष से पैर की तरफ, और दूसरा होता है अधोगामी। अधोगामी बोले थे शरीर के मध्य भाग से बाहर की तरफ में, ठीक है। मध्य भाग में स्टार्ट कहाँ से होगा, तो रीढ़ के हड्डी से स्टार्ट होगा और बाहर की तरफ जाकर फिर नीचे की तरफ आएगा। हमने कहा था कि इसको पैर से सिर नहीं मानना है, इसको शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर मानना है। यहाँ पर मिस प्रिंट है, ठीक है ना। उसके बाद में विकास के विभिन्न क्षेत्र के बारे में चर्चा कर दिए थे। कौन कौन सा क्षेत्र होता है विकास का, तो शारीरिक क्षेत्र विकास का क्षेत्र है। जो आपके फिजिक में परिवर्तन होता है, जो आपके शरीर में परिवर्तन वो कौन है, शारीरिक है। संज्ञानात्मक में बताए थे कि सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता का विकास क्या है, संज्ञानात्मक है। सामाजिक मतलब सोशल डेवलपमेंट, बोले थे समाज में रहकर सोशल स्किल या सोशल वैल्यू के सीखना क्या है, सामाजिक विकास है। संवेगात्मक का बताए थे इमोशन, बच्चा में इमोशन का, भाव का विकास होना क्या है, संवेगात्मक है। भाषा का विकास हमने बताया था। भाषा के विकास में चर्चा किए थे कि अपने विचार को रखने के लिए जिसका विकास हो रहा है कौन है, भाषा का विकास। यहाँ तक मुझे लगता है कि क्लियर हो गया था ना, यहाँ तक पढ़ा दिए थे ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विकास के चरण को, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। भाई विकास का कौन कौन सा चरण होता है, विकास के सभी चरणों पर हम लोग चर्चा आज करने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने में सबसे पहला टॉपिक आज का जो होगा वो होगा विकास का चरण, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। आपके नोट्स में भी होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए विकास का जो पहला चरण होता है वो पहला चरण कौन है, प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व का मतलब ये हो गया कि भाई गर्भाधारण से लेकर के और जन्म तक की जो अवस्था होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं। मतलब प्रसव के पहले की जो अवस्था है वो हमारा कौन है, बताइएगा, प्रसव पूर्ण अवस्था है। यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है कि गर्भाधारण से लेकर के और जन्म तक की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं, ठीक है ना। तो ये विकास का पहला चरण है। विकास का पहला चरण कौन हो गया, प्रसव पूर्ण। प्रसव पूर्ण के बारे में जब बात करेंगे तो समझ लीजिए कहाँ से कहाँ तक की अवस्था है, तो गर्भाधारण से लेकर के और जब तक बच्चा इस धरती पर नहीं आया है
तब तक की अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, प्रसव पूर्णावस्था कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जब बच्चा जन्म लिया तो दूसरा स्टेज हमारे पास में आ जाता है शैशवावस्था, जिसको हम लोग इन्फेंसी पीरियड भी कहते हैं, है ना। शैशवावस्था का मतलब ये हो गया कि इसका उम्र काल की अगर हम बात करें तो 0 से 2 वर्ष मानता है मनोविज्ञान। हालांकि वैज्ञानिकों का तर्क अलग अलग है, कुछ ने 2 से 4 साल, 0 से 4 साल भी कहा है और कुछ ने 0 से 6 साल भी कहा है। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि शैशवावस्था का जो काल है वो 0 से 2 साल। तो 0 से 2 साल की जो अवस्था है, विकास का जो चरण है, वो है हमारा इन्फेंसी पीरियड, जिसको हम लोग बोलते हैं शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था में क्या क्या परिवर्तन बच्चा में होगा, ये चीज़ें हमको देखने वाला है। सबसे पहला परिवर्तन तो ये है कि विकास की तीव्र गति, मतलब शैशवा अवस्था में जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। पहला बात, शैशवा अवस्था में जो परिवर्तन बच्चा में होता है वो क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से होता है। और अलग अलग तरह के स्पेसिफिक मसल्स का जो है ना वो क्या होता है, नियंत्रण प्राप्त करता है बच्चा किस पीरियड में, तो शैशवा अवस्था में। स्पेशल मसल्स, बच्चा का जो विशिष्ट, हम कह सकते हैं जो विशिष्ट मांसपेशियाँ होती है, उस विशिष्ट मांसपेशियों पर कंट्रोल करने का काम, उस पर नियंत्रण करने का काम किस अवस्था में बच्चा करता है, शैशवा अवस्था में। उसके बाद में शैशवा अवस्था में यही 2 बात आपको याद रखना है। पहला बात क्या कि भाई विकास की तीव्र गति, मतलब शैशवा अवस्था एक ऐसा अवस्था है जिसमें डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बच्चा में होता है। और दूसरा बात आपको याद रखना कि स्पेशल मसल्स जो होते हैं उसमें कंट्रोल या नियंत्रण का काम भी बच्चा किस अवस्था में करता है, शैशवा अवस्था में करता है। तीसरा स्टेज जाता है हमारे पास में बाल अवस्था, जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड पीरियड। हालांकि बाल अवस्था को 2 भाग में बांटा गया है। ऐसे बाल अवस्था को अगर हम बात करें तो 2 से 6 साल तक की अवस्था को हम लोग बाल अवस्था कह रहे हैं। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। कहीं किताब में आपको 6 से 12 साल भी बाल अवस्था मिल सकता है, कहीं 4 से 8 साल भी बाल अवस्था मिल सकता है ना। इस पर ज़्यादा विचार हमको नहीं करना है, यहाँ पर देखना हमको। तो 2 से लेकर, जब 0 से 2 हमारा इन्फेंसी है तो चाइल्डहुड कब होगा, 2 से लेकर के कितना साल बताइएगा, 2 से लेकर के 12 साल, सॉरी 6 लिख दिए, 2 से लेकर के 12 तक। अब 2 से 12 साल की अवस्था को बाल अवस्था में हमने 2 भाग में बांटा है। पहला हो जाएगा हमारा कौन सा, उत्तर बाल अवस्था, सॉरी पूर्व बाल अवस्था। पहला हो जाएगा हमारा कौन सा बताइएगा, पूर्व बाल अवस्था, और दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा बताइएगा, उत्तर बाल अवस्था। तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा क्या बताइएगा, एक आ जाएगा पहला, फर्स्ट जो होगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, पूर्व बाल अवस्था, और दूसरा जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, उत्तर बाल अवस्था। पूर्व का मतलब होता है पहले और उत्तर का मतलब होता है बाद। तो पूर्व बाल अवस्था का जो काल होता है वो कितना से कितना साल होता है, तो 2 से लेकर के 6 वर्ष तक होगा पूर्व बाल अवस्था का काल। और उत्तर बाल अवस्था का जो काल होता है वो कितना से कितना, 6 से 12 साल तक की अवस्था को हम लोग उत्तर बाल अवस्था कहते हैं। तो बाल अवस्था अगर सामूहिक रूप से पूछे कि कितना से कितना साल, तो 2 से 12 साल। फिर उसको बांटे हमने 2 भाग में, एक पहला हो जाएगा पूर्व बाल अवस्था और दूसरा हो जाएगा उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था का मतलब हो गया बाद वाला और पूर्व का मतलब हो गया पहले वाला। और पहले वाला अवस्था कितना से कितना, तो 2 से लेकर के 6 साल और 6 से लेकर के 12 साल कौन हो जाएगा, उत्तर बाल अवस्था। तो देखिए आपके नोट्स में ये भी चीज़ हमने दर्शाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई बाल अवस्था का जो काल होता है, बाल अवस्था का काल होता है, कहता है कि विकास, इसमें कहता है कि आमतौर पर यह अवधि कितना माना गया है, तो आमतौर पर इस अवधि को माना गया है 2 वर्ष से लेकर के कितना साल तक, 12 साल तक। जिसको हमने 2 भाग में बांटा है, एक पूर्व बाल अवस्था कितना से कितना साल, 2 से लेकर के 6 साल, और उत्तर बाल अवस्था कितना से कितना, 6 से लेकर के 12 साल। अब इसमें परिवर्तन आपको क्या क्या दिखाई देगा पूर्व बाल अवस्था में और उत्तर बाल अवस्था में, इसके कैरेक्टर को पढ़ना जरूरी है। पूर्व बाल अवस्था को हम लोग बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। इसमें बच्चा का जो मस्तिष्क का विकास होता है ना, 90% बच्चा में मस्तिष्क का जो विकास होना चाहिए, तो 90% मस्तिष्क का विकास आप मानकर चलो कि पूर्व बाल अवस्था में बच्चों में हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि पूर्व बाल अवस्था एक ऐसा काल होता है जिसमें 90% जो है ना बच्चों का मस्तिष्क का विकास जो है वो किस अवस्था में हो जाता है, तो वो आपको पूर्व बाल अवस्था में देखने को मिल जाएगा, है ना। पूर्व बाल अवस्था का सबसे अच्छा नेचर जो ये है कि 90% बच्चों का मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में हो जाता है, तो ये हो जाता है पूर्व बाल अवस्था में, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें दूसरा कैरेक्टर हमको क्या दिखाई देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संपूर्ण भार का 90% प्राप्त करते हुए तेजी से बढ़ता रहता है, किसमें, पूर्व बाल अवस्था में। अब दूसरा उत्तर बाल अवस्था का, जिसको हम लोग लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं,
उसका कैरेक्टर क्या होता है? उसका कैरेक्टर ये है कि बच्चे जो है फेंकना और दौड़ना जैसे गत्यात्मक कौशल सीखते हैं। गत्यात्मक कौशल का मतलब होता है मोटर स्किल, मतलब बच्चा में दौड़ने की प्रवृत्ति, कूदने की प्रवृत्ति, फानने की प्रवृत्ति। तो कूदना, फानना, दौड़ना ये सब कौन सा स्किल कहलाता है? मोटर स्किल कहलाता है। तो ये मोटर स्किल बच्चा में जो है ना वो डेवलप होना चालू हो जाता है किस अवस्था में? उत्तर बाल अवस्था में। ठीक है जी। उसके बाद में बच्चे के चिंतन, चिंतन का मतलब होता है थिंकिंग, थिंकिंग का तेजी से विकास होता है किस अवस्था में? तो उत्तर बाल अवस्था में। बच्चा सोचना, समझना, अंडरस्टैंड करना, तर्क करना, प्रॉब्लम को सोल्व करना, इन सारे चीज़ों का ज्ञान आपको बच्चा को किस अवस्था में हो जाता है? तो इन सभी चीज़ का ज्ञान बच्चा को उत्तर बाल अवस्था में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। करा यहाँ पर कि बच्चे में चिंतन तेजी से विकास होता है और उसकी सूचनाओं का भंडार तेज गति से बढ़ता जाता है। मतलब आप यह समझ लीजिए कि उत्तर बाल अवस्था एक ऐसा बाल अवस्था है जिसमें बच्चा में क्या होता है? बच्चा में चिंतन करने की क्षमता का विकास हो जाता है और उसके साथ साथ में सूचना को भंडारित करने की क्षमता का भी उसमें विकास हो जाता है। तो पहला बात याद रखना है कि बाल अवस्था को बांटे हमने दो भाग में। एक तो हो जाएगा हमारा कितना से कितना साल? 2 से लेकर के 6 साल, और एक हो जाएगा 6 से लेकर के 12 साल। तो पहला वाला जो है जिसको हम लोग पूर्व बाल अवस्था बोले हैं, तो पूर्व बाल अवस्था में क्या होगा? पूर्व बाल अवस्था में सीधा सीधा आप यह समझिए कि 90% मस्तिष्क के भार का विकास किस में हो जाता है? पूर्व बाल अवस्था में। जबकि उत्तर बाल अवस्था में क्या होता है? तो बच्चा में तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उसमें मोटर स्किल, गत्यात्मक कौशल को हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर स्किल। सभी तरह के मोटर स्किल उसमें डेवलप होना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। किस अवस्था की बात हम कर रहे हैं? उत्तर बाल अवस्था की बात कर रहे हैं, उत्तर बाल अवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम आए, तो इसमें कहा कि विद्यालय आयु बच्चे अपने साथियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है। मतलब ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तर बाल अवस्था में बच्चे जो क्या करते हैं? तो मित्रों के साथ में घनिष्ठ संबंध बनाकर रखते हैं। मतलब दोस्ती यारी यहाँ से जो है ना वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। किस अवस्था की बात कर रहे हैं हम? उत्तर बाल अवस्था की। इसीलिए उत्तर बाल अवस्था को या फिर बाल अवस्था को पूरी तरह से गैंग एज भी कहा गया। गैंग एज इसको इसलिए कहा गया कि समूह में रहना इस तरह के बच्चों को बहुत पसंद है। आप देख लीजिएगा 6 से 12 साल का बच्चा ग्रुप में रहना काफ़ी पसंद करता है। स्कूल में भी देखिएगा वो अपना अपना भाईचारा होगा, अपनी दोस्ती होगी। उसके बाद में घर के बाहर भी समाज, परिवेश, आस पड़ोस में दोस्त 4-5 मिल करके ग्रुप बना करके जरूर रहता है। तो इसको हम लोग गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो विकास के चरण में हमने पहला चरण क्या देखा? तो पहला हमने देखा कौन सा बताइएगा? प्रसवपूर्ण। प्रसवपूर्ण को ना गर्भाधारण से लेकर के जब तक बच्चा का जन्म नहीं हुआ तब तक। उसके बाद हमने देखा शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड 0 से 2 साल। उसके बाद हमने देखा बाल अवस्था। बाल अवस्था में कितना से कितना? 2 से 12। फिर 2 से 12 को हमने दो भाग में बांटा, 2 से 6 पूर्व बाल अवस्था और दूसरा उत्तर बाल अवस्था 6 से 12। पूर्व बाल अवस्था में क्या होगा? तो पूर्व बाल अवस्था में हमने बताया कि 90% बच्चों में मस्तिष्क के भार का विकास हो जाता है और उत्तर बाल अवस्था में शब्द भंडार का तेजी से विकास होगा। और उसके साथ साथ में आप ये भी समझ सकते हैं कि उसमें अनेक तरह के मोटर स्किल भी डेवलप होना चालू हो जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे पास में कौन सी अवस्था की बात है? तो अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट चरण है वो है हमारा कौन सा? किशोरावस्था, जिसको हम लोग एडोलेंसेस पीरियड के नाम से भी जानते हैं। बहुत खतरनाक अवस्था होता है। 12 से 18 साल की यह अवस्था है। अब आप यह मानकर चलिए कि मनोवैज्ञानिकों का कहना यह था कि जितना परिवर्तन किसी व्यक्ति के पूरे जीवन काल में नहीं आता है उससे ज़्यादा परिवर्तन इस 6 साल की अवस्था में, मतलब 6 वर्ष के पीरियड में बच्चों में आता है। किशोरावस्था का अगर उम्र काल आपसे पूछा जाए तो आप कहना 12 से 18 साल का उम्र काल होता है किशोरावस्था का। कितना से कितना? 12 से 18 वर्ष की अवस्था जो है ना उस किशोरावस्था को कहा गया है। और माना गया है, मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि इन 6 वर्षों में जितना परिवर्तन किसी बच्चा में दिखाई देता है शायद उतना परिवर्तन किसी व्यक्ति में पूरे जीवन में नहीं आता है। आपको बताते चले कि 12 से 18 साल की जो अवस्था है, जो किशोरावस्था है, इस किशोरावस्था को स्टेनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, उनका कहना था कि आंधी, तूफान, तनाव, संघर्ष का काल इसको कहा गया है। मतलब यह अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बच्चा बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है। क्योंकि आपको बताते चले बच्चा का संपूर्ण विकास जो है ना इस 6 साल के अवस्था के दौरान होता है, 6 साल के पीरियड में ही होता है। जैसे आप शारीरिक परिवर्तन से लेकर के मानसिक परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन आपको
इसी 6 साल की अवस्था में, 6 वर्ष के पीरियड में आपको दिखाई देगा। तो आप यह मानकर चलिए कि इसको आंधी तूफान तनाव का काल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह स्ट्रगलिंग पीरियड है। स्ट्रगलिंग पीरियड इसलिए है क्योंकि यह अवस्था एक ऐसा अवस्था है जिसमें बच्चा को यही नहीं समझ में आता कि हमको करना क्या है। बच्चा को ये नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना सही है और हमारे लिए क्या करना गलत है। कुछ समायोजित काम ज़्यादा करेगा, समाज के नज़र में जो ठीक नहीं है वैसा काम वो ज़्यादा करेगा, साथियों के बीच में उसको रहना पसंद है, घर के लोगों का बात उसको पसंद नहीं आएगा, जो उसका दोस्त कहेगा वही उसको पसंद आएगा। उसके बाद में क्या है कि उसको चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये हो गया कि भाई वो चाहता है कि समाज के लोग हमको कहे बउआ बहुत अच्छा, बउआ बहुत अच्छा। अगर आप उसको अच्छा नहीं कहते हैं तो आपको जान से भी मार सकता है। इतना कैरेक्टर होता है भाई 12 से 18 साल की अवस्था में। और उसके बाद में इतना तो स्ट्रगल उसके पास में है ही, और उसके बाद में उसमें मैट्रिक का एग्जाम है, इंटर का एग्जाम है, सारा एग्जाम इसी में भी रहता है 12 से 18 साल में। तो सोचो कितना स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। इसको परिवर्तन काल भी कहा गया है। इतना चेंजेबल पीरियड होता है कि आप यह समझ लीजिए कि एक बच्चा जो नादान है, जो नाजुक है, जो दुनिया से नासमझ था, उसमें समझदारी विकसित होना चालू होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर धीरे धीरे आना प्रारंभ होता है। उसको समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि 12 से 18 साल की अवस्था एक ऐसा अवस्था है जिसमें बच्चा तो देखेगा वही उसको अच्छा लगेगा। 5 मिनट में किसी को रोल मॉडल बना सकता है, 5 मिनट में अपना हम कह सकते हैं कि लक्ष्य बदल सकता है, अपना गोल बदल सकता है। मैट्रिक पास किया तो भाई उसके दिमाग में तो हमको IITN बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको IAS बनना है। उसके गांव में कोई भोजपुरी गायक स्टार बन गया है, अब देख रहा है कि भाई भोजपुरी गायक का स्टारडम क्या है। उसके साथ में हज़ारों लोग सेल्फी लेने के लिए मार कर रहे हैं। उसके पास में फॉर्चूनर हो गया है, गाड़ी हो गया है, डिफेंडर हो गया है। तो अलग अलग तरह का सुख सुविधा जब वो देखेगा कि भोजपुरी गायक इतना सब कुछ कर लिया, तो भाई 2 मिनट में अपना प्लान वो चेंज कर देगा, कहेगा भाई हमको IPS नहीं बनना है, हमको भोजपुरी गायक बनना है। समझ रहे हो ना। अब तुम सोचो कि कहाँ भोजपुरी गायक और कहाँ IPS बनने का सफ़र। तो इस तरह का परिवर्तन भी 12 से 18 साल के बच्चों में आपको दिखाई देने को मिल सकता है। अब सोचो इतना परिवर्तन वो क्षणिक देर में कर सकता है। 5 मिनट में अपने गोल को वो चेंज कर सकता है। 5 मिनट में उसका लक्ष्य चेंज हो जाता है। 5 मिनट पहले कुछ और था और 5 मिनट बाद उसका लक्ष्य कुछ और हो जाता है। ये वही अवस्था है। कौन सी अवस्था? किशोरा अवस्था की बात हम आपको बता रहे हैं। किशोरा अवस्था एक ऐसा काल होता है जिसमें उसको सबसे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों से उसको प्यार चाहिए। अगर आप उसको प्यार नहीं दीजिएगा तो भाई आपको भी वो प्यार देने वाला नहीं है। चाहे आप उसके पापा हैं, चाहे आप उसके मम्मी हैं, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दोस्त के बर्थडे में उसको जाना है और पापा का मोटरसाइकिल उसको चाहिए और आपसे मांगने गया कि पापा मोटरसाइकिल दो, तो अच्छा होगा कि आप दे दीजिए और प्यार से समझा दीजिए कि बउआ धीरे चलाना। अगर आप मोटरसाइकिल नहीं देते हैं, रूडली भी है, उससे कर दे कि नहीं देंगे, जाओ पैदल जाओ, पैदल जाओ भाई, बर्थडे में मोटरसाइकिल ले जाने की क्या ज़रूरत है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। तुमको लगता है पैसा कमाना हमको ना पड़ता है? तो कल होकर के आपका मोटरसाइकिल पंचर रहेगा। और पंचर किया कौन है? और पंचर किया कौन है? कोई और नहीं, आपका बेटा किया है। लेकिन उसी से पूछा कौन पंचर किया, तो बोला कि हमको क्या पता, हम तो कल मोटरसाइकिल से गए भी नहीं थे। समझ रहे ना। अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे पापा को कल ऑफिस जाने में दिक्कत होगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे पापा को अगर हम मोटरसाइकिल पंचर करेंगे तो पापा को दिक्कत। उसको कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क इससे पड़ता है कि भाई साहब तुमसे मोटरसाइकिल मांगे थे और तुमने हमको नहीं दिया, मतलब तुम भी अब मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ोगे। ये वो अवस्था है, समझ रहे ना। 12 से 18 साल की अवस्था है। प्रशंसा चाहता है, ये वही अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा जो है ना, सरस्वती पूजा के चंदा के लिए सबसे पहले आपके घर पर गेट को ठकठकाने वाला ही होगा। कितना से कितना साल? 12 से 18 साल। सरस्वती पूजा के चंदा में देख लीजिएगा, उसका जो माँ सरस्वती जी का जो बैनर पोस्टर लगा रहता है, माँ शारदे पूजा समिति रहता है ना। अब माँ शारदे पूजा समिति में सरस्वती माता का फोटो इतना सा है, लेकिन 10 गो लड़का का फोटो उस पर है ना। और उसके बाद में फोटो छपवाने के लिए मार हो जाएगा, कहेगा भाई हम अध्यक्ष है, हम पैसा ज़्यादा दिए तो हमारा फोटो तनका बड़ रहेगा। आ तुम कोषाध्यक्ष है, आप देखिएगा बजट है पूरा 5000 का, आ मेंबरों में 10 गो, कोषाध्यक्ष, उप कोषाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। पूरा पूजा का बजट है 5000 का। अब देखो नेतागिरी उसमें कितना हो रहा है। पता है क्यों?
क्योंकि वो चाहता है समाज को दिखाना कि भाई हम अध्यक्ष है, मजाक थोड़े है ना भाई। माइक में अनाउंस करने के लिए अपने में मार कर लेगा, सब अपने में मार कर लेगा। भाई हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे, उसको ये लगा कि पैसा हम दिए तो ज़्यादा देर हम बोलेंगे। भाई माइक में तुमको नहीं बोलना, तुम 500 रुपया दिए, हम 1000 रुपया दिए। तो ये वो अवस्था है जो प्रशंसा चाहता है, मतलब लोगों से ये प्रशंसा चाहता है कि भाई हमको आप अच्छा कहिए, हमने अच्छा काम आपके लिए किया है, ये चीज़ें वो चाहता है। ये कौन सी अवस्था का बात हम बता रहे हैं? 12 से 18 साल की अवस्था का बात कर रहे हैं, है ना। ये वही अवस्था है जिस काल में बच्चा जो है माइक पकड़ करके और यह बात बोलता है कि सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि पूजा पंडाल में अब आरती जो है प्रारंभ होने जा रहा है, आप सभी जो है मंडप में पधारे और आरती में अपना जो है ना आरती में जो है ना भाग लेकर के और पुण्य का भागी बने। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई लोग आया है कि नहीं, उसकी वाली आई है कि नहीं, इससे फर्क पड़ता है। मतलब वो इस चक्कर में रहता है कि भाई ओकरा घरे आवाज गया है कि नहीं, समझ रहे ना। और ओकरा घर के तरफ में माइक कैसे टेढ़ा करके रखेगा, अक्ल वगैरह कहेगा हम बोले तो सुनाई दिया था, समझ रहे। ये वो अवस्था है 12 से 18 साल के। ये सारा इन्फेंसी पे 9th-10th में बच्चा जब रहेगा तो इस तरह की अवस्थाओं को आपको देखने को मिलेगा। एक लड़की जब चल रही है, उसके साइकिल का चैन उतर जाए और 4 गो बच्चा वहाँ पर खड़ा है, समझ रहे ना, 4 बच्चा वहाँ पर खड़ा है, उस लड़की के साइकिल का चैन उतर गया। अब वो लड़की मान लो कि मोहन नाम का लड़का है, उसी 4 गो में से किसी को बोला कि मोहन थोड़ा साइकिल का चैन चढ़ा, और जाएगा, उसके बाद में चैन चढ़ाएगा, उसके बाद में आकर पूरा स्कूल में प्रचार मारेगा, तो देख भाई वो चैन उतर गया था, 4 गोरा खड़ा था, भाई फलना चिलना दिस डेट सब था। आप बोली किसके हो? तुम्हारे भाई का। बोली किसको है? तुम्हारे भाई को। इस बात का पूरा प्रचार वो स्कूल में करता है, प्रशंसा चाहता है। वो चाहता है कि देखो बाकी तुम लोगों को नहीं बोलिए, हमको बोलिए, मतलब कुछ ना कुछ हम में तो है। प्रशंसा चाहता है, मतलब यह बात समझ लीजिए कि ये सारा का सारा आपको स्थिति दिखाई देगा किस अवस्था में? किशोरावस्था। मुझे लगता है बात समझ में आपको आ गया हो। हाँ, ऐसे बच्चों को देखिए, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल पंचर वाला बात आपको बताया, 12 से 18 साल वाला। मनोविज्ञान यह कहता है कि अगर आप ज़्यादा रूड भी है उसके साथ कीजिएगा तो वो आक्रामक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि क्षत्रिय अवस्था है, क्षत्रिय समझते हैं ना, क्षत्रिय का मतलब यह है कि नाग को ज़्यादा टोकिएगा तो आक्रामक होगा। जैसे गेहूं सांप आप लोग जानते हैं, गेहूं कोबरा, तो कोबरा को ज़्यादा टोक टाक कीजिए तो भाई साहब वो क्या होगा बताइएगा? ज़्यादा आक्रामक होगा। लेकिन सीधा टोक टाक करके उसको बाहर निकालने का प्रयास कीजिए तो आपके ऊपर कोई वार या प्रहार नहीं करेगा। सेम ही कोबरा है, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसा चाहता है वैसा ही करने दीजिए। लेकिन आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर जैसा चाहता है वैसा करने के नहीं तो बदमाश हो जाएगा, ऐसा मन में आप बात आ रहा होगा। लेकिन ऐसा मनोविज्ञान कहता है नहीं, आप जब बच्चा को फ्रीडम दीजिएगा ना तो वो अपने जीवन को जब जिएगा तो वो अपने आप उस जीवन से उब जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ हमको तो अब सब पूरा ही हो रहा है। अब जो चीज़ें उसको नहीं मिलेगा ना, लेकिन इच्छा था इस चीज़ का करने का, तब उसके लिए वो ज़्यादा उत्साहित होगा, तब उसके लिए वो ज़्यादा प्रोत्साहित है। हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि प्यार से उसको समझाना है। मोटरसाइकिल नहीं देना था तो आप यह बात कहते कि बेटा मोटरसाइकिल देने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, मोटरसाइकिल तुम लेकर के जा सकते हो। लेकिन तुम देखो कल ही एक छतौनी चौक पर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें देख रहे थे एक बच्चा का देहांत हो गया। अब सोचो तुम्हारे दोस्त का घर इतना दूर है ना, मतलब इतना नज़दीक है, तुम पैदल भी तो जा सकते हो, क्या ज़रूरत है मोटरसाइकिल से जाने का, है ना। ये प्यार से यह बात कहिएगा तो हो सकता है कि आपका मोटरसाइकिल कल होकर के पंचर ना रहे। लेकिन यह बात आप कह दीजिए कि मोटरसाइकिल हम नहीं देंगे, तुमको जो करना है कर लो, तो वही करेगा जो आप नहीं चाहते थे। समझ रहे ना। हैंडल करना है कैसे? मनोविज्ञान के हिसाब से नॉर्मली उसके साथ कोई रूड व्यवहार नहीं करना है, वो अपने आप कंट्रोल में रहेगा। रूड व्यवहार ज़्यादा कर दीजिएगा तब भाई ये क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल हो जाएगा, तब आपके संभाल में आने वाला या नहीं। समझ में आ रहा बात है? आपको बता रहे हैं कि हम जब बीएड कर रहे थे तो हम जब गए थे स्कूलिंग प्रोग्राम में, जैसे अब स्कूलिंग प्रोग्राम होता है ना बच्चा को पढ़ाने वाला, तो उसी स्कूलिंग प्रोग्राम में जब हम गए हुए थे तो हमारा हाई स्कूल में ड्यूटी लगा था। हाई स्कूल में जब ड्यूटी लगा था तो उसमें हमने एक पवन नाम का लड़का था क्लास 9th में एक पवन नाम का लड़का था। और पवन नाम के लड़का का सिचुएशन ये था कि जब हम क्लास में गए तो भाई नए भाई स्कूल में पढ़ाने गए थे। तो आदमी जब बीएड करता है, आप पहली बार सरकारी स्कूल में पढ़ाने का आपको मौका मिले तो ऐसा ही भौकाली टाइट हो जाता है। तो हमको भी लग रहा था कि मास्टर तो अब बनिएगा, मजाक थोड़े, हाई स्कूल में जा रहे हैं।
तो वहाँ पर जाने के बाद पूरी तैयारी के साथ में हम गए थे पढ़ाने। हमारा मेथड पेपर ज्योग्राफी था, भूगोल था, भूगोल विषय पढ़ाना था हमको, अक्षांश और देशांतर पढ़ाना था। अक्षांश देशांतर का पूरा लेसन प्लान बना करके गए और बच्चा को पढ़ाने का पूरी तरह से प्रयास किया। जैसे ही क्लास में घुसे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बैठ जाइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। और उसमें सबसे फर्स्ट बेंच पर बच्चा एक बैठा हुआ था जिसका नाम था पवन, है ना। तो क्या हुआ कि वो सीधे सीधे टुकुर टुकुर हमको देख रहा है, ऐसे देख रहा है। उसके बाद में उसका सबसे पहला सवाल, जैसे हम बोले कि चलिए आज हम लोग अक्षांश देशांतर को पढ़ेंगे, तो कह रहा है कि सर नए नए आए हैं का, हमको ये बात कर, क्या कर रहा है, नए नए आए हैं का सर। हम बोले कि हाँ नया नया है। तो कहाँ पढ़ाइएगा, देखिए उसका बात करने का लहजा देखिए। तो हम बोले कि हम भूगोल पढ़ाएंगे। तो बोलेगा अच्छा भूगोल पढ़ाइएगा, पढ़ाइए देखते हैं। मतलब नहीं होता है, जैसे मालिकाना हक टाइप का वो विचार अपना दे रहा था, जैसे मोजरा स्टार्ट होने वाला है, मालिक बैठा हुआ है, इस तरह का भाव उसका था कि पढ़ाइए देखते हैं। समझ रहे ना, देखते हैं कैसा पढ़ाते हैं। खुदे ओकरा कुछ नहीं आता, हमरा देखने के लिए कह रहा है। समझ, अब हम चाहते तो उसको उसी समय 2-4 घंटा लगा सकते थे, लगा सकते कि बोलने का तुमको ढंग नहीं है, तमीज नहीं है। आज जब मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को कि अगर उसको उस समय हम पिटाई करते तो शायद हमारा स्कूल में रहना मुश्किल हो जाता। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, समझ रहे ना। क्योंकि वह बच्चा वो पूरे क्लास का वो नेता था, उग्रवादी टाइप का बच्चा नहीं होता है वो, हाँ उस टाइप का बच्चा था वो। इतना कहने के बाद में भी शिक्षक का सबसे पहला जो गुण होता है वो धैर्यवान होना, पेशेंस हमने रखा। दिल पर तो दुख होबे किया कि कैसे बोल रहा है, लेकिन पेशेंस रखे। और पेशेंस रखने के साथ साथ में हमने जो है ना पढ़ाना स्टार्ट किया। अक्षांश देशांतर पहले दिन हम पढ़ा दिए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, ग्लोब दिखा करके बच्चा को हम सिखाए कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, विषुवत रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, सारे चीज़ों के बारे में बताया, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव सब चीज़ के बारे में। लेकिन उसके बाद में पहले दिन हमने पवन से कोई सवाल नहीं किया, आराम से वो बैठ कर कुछ लिख उख नहीं रहा था, खाली देख रहा था, खाली देख रहा था। हम उसके बाद में उसका दोस्त तब उसको देख रहा था, जैसे अगल बगल में उस टाइप का जो बच्चा होता है 2-4 गो रखे रहेगा अगल बगल में, नहीं होता है, तो उसको वो रखा था असिस्टेंट टाइप के, जो ना मैं वो कहे कि वाह भाई ठीक कर ले, ठीक कर ले, ठीक कर ले, इस टाइप का है ना। तो वो नहीं लिख रहा था, तो ओकर दोस्तवा सा जो था वो हंस रहा था कि नहीं लिख रहा है क्या, तोरा तो कुछ बोलबो नहीं करेंगे, ऐसे टाइप का व्यवहार हो रहा था। उसके बाद में कल होकर के जब हम उस क्लास में इंटर किए, देखिए ये किशोरावस्था से जुड़ा हुआ कहानी है, रियल घटना मैं आपको बता रहा हूँ। कल होकर के जब क्लास में इंटर किए तो उसके बाद में क्लास में जैसे ही इंटर करते हैं तो पवन फिर था, है ना, खड़ा हुआ। उसके बाद में कहे कि चलिए कल अक्षांश देशांतर पढ़ाए थे ना आप लोग को, तो बच्चा से बोला यस सर पढ़ाए थे। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं आप लोगों से। सवाल करने के क्रम में 2-4 बच्चों से हमने सवाल पूछा, इतना अच्छा हम पढ़ाए थे कि बच्चा जवाब देना चालू किया। उसके बाद में हम पवन से सवाल पूछते, क्या नाम है भाई, बोला कि सर पवन कुमार। खड़ा हो जाओ। तो कह रहा हमको कह रहा है क्या सर, हाँ। तब बोले कि हाँ तुम ही को कह रहे हैं। तो कह रहा है सांचो का सर, हाँ। हम हाँ भाई सच में कह रहे हैं, तुम खड़ा हो जाओ। क्योंकि पता है वो ये बात क्यों कर रहा था, क्योंकि आज तक कोई मास्टर उससे कोई सवाल ही नहीं करता था। पहले का ऐसा मास्टर थे जरा से हम सवाल करने का जरूरत किए थे। हम बोले खड़ा हो जाइए। पवन खड़ा हुआ। उसका हम बोले कि बताओ अक्षांश क्या होता है, कल पढ़ाए थे ना, तो जी पढ़ाए थे। अक्षांश बताओ। अक्षांश का जवाब वो दिया, 20% सही था, 80% गलत था। क्योंकि वो पढ़ा तो था नहीं, हमको पता था, लेकिन 20% वह सही जवाब दिया। क्योंकि पढ़ाई इतना अच्छा था कि खाली सुनेगा भी तो भी थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। अब 20% जब वो जवाब दिया सही, तो उसके लिए हमने वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या जवाब दियो भाई, कितना शानदार जवाब दिया, ये तुम्हारा दोस्त है। तो जी सर, ये कह रहा था कि तुम बहुत बदमाश है, तुम तो इतना अच्छा पढ़ने में हो भाई, भविष्य में चलकर तुम IAS बनेगा, ध्यान रखना, है ना। यह बात कह दी। हम बोले कि भाई पवन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब बच्चा सब उसके लिए क्या बजाया, ताली बजाया। और ताली जैसे ही बजाया तो वो शर्ट का बटन हमेशा खोल कर रखता था, इस शर्ट का बटन इधर, इस शर्ट का बटन पूरा खोल करके। और जैसे ही ताली उसके लिए बजा और हमने उसका पीठ थपथपाया, हमने बोला कि तुम DM बनेगा भविष्य में चलकर, देख लेना। उसके बाद में अपने आप उस शर्ट का बटन बंद करना चालू कर दिया, बिना कहे, बिना कहे। ये प्रभाव होता है मनोविज्ञान का। क्योंकि पता है क्या, पहली बार कोई ऐसा टीचर था जो उसको शाबाशी दिया था।
पहली बार कोई ऐसा टीचर था जो उससे प्रश्न पूछा था। अब पहली बार कोई ऐसा टीचर था, पवन को भी यह बात पता था कि हम पूरा जवाब तो सही देवे नहीं किए, लेकिन थोड़ा बहुत सवाल का जवाब सही देने पर भी सर हमको इनकरेज किए, मतलब आदमी बढ़िया है। समझिए, उसके दिमाग में हमारे प्रति, हमारे व्यक्तित्व के प्रति पॉजिटिवनेस आया, सकारात्मकता आया, और उसके लिए ताली हम बजवाए थे, जो उसके जीवन में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अब उसके बाद में क्या हुआ कि ये सिचुएशन हुआ, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, एक सप्ताह के बाद में पवन हमारा सबसे अच्छा स्टूडेंट बन गया उस क्लास का। हम जब गेट पर जाते थे और जैसे ही बाइक लेकर के पहुंचे तो पवन सबसे पहले खड़ा रहता कि सर आप छोड़िए, हम जा करके पार्क कर देते हैं। गाड़ी हमारा पार्किंग में वो लगाता था, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था कि गुरुजी प्रणाम। समझ में आ रहा है ना, ये होता है मनोविज्ञान का दिन। और आज भी पवन हमारे कांटेक्ट में है, पटना में एसएससी का तैयारी कर रहा है आज भी। अब सोचो, ये मनोविज्ञान का, आज भी जब फुर्सत होता है तो कभी कभी वो फ़ोन करेगा, जब उसके जीवन में कुछ उथल पुथल होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो हमारे पास फ़ोन करता है कि सर देखिए ना, इस बार भी नहीं हुआ। आधे घंटा बात होता है उससे, अभी भी कांटेक्ट में है वो। तो सोचो, ये होता है साइकोलॉजी का दिन। एक तरफ तो ये भी हो सकता था ना कि जब वो हमारे साथ में बदतमीजी किया था तो हम ये भी कर सकते थे कि उसका पिटाई कर दे, जो आम लोग करते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग बहुत पहले कहकर चले गए कि अच्छाई से बुराई को जीता जा सकता है। तो अच्छाई से बुराई को जीतने का काम एक मास्टर से ज़्यादा इस कला को कोई नहीं जान सकता, एक टीचर से ज़्यादा इस कला को कोई नहीं जान सकता। तो सोचो, वहीं पवन जो हमारा पहले दिन उस क्लास में व्यवहार उसका अच्छा हमारे प्रति नहीं था, लेकिन अगले 7 दिन बाद में उसका व्यवहार अच्छा। आपने ये सवाल किया ना कि सर इस तरह के बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ऐसे कंट्रोल किया जाए। अब ये हम कहानी क्लास के तौर पर तरीके पर दी है, आप अपने घर पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसको प्यार दीजिए, उसको सम्मान दीजिए, सुधर जाएगा। दिक्कत ये है कि हम उसको बांधने लगते हैं, 6 बजे के बाद नहीं निकलना है, 4 बजे के बाद नहीं आना है, इतना देर कहाँ था, उतना देर कहाँ था। ये सवाल जब उससे बार बार करने लगे तो उसको ऐसा लगता है कि भाई आखिर ऐसा सवाल हमसे क्यों करता है ये सब। क्या हम घूमने नहीं जा सकते, क्या हम खेलने नहीं जा सकते, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये चीज़ें उसके दिमाग में चलता है। समझ में आ रहा है ना। तो अब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल भी गया होगा और आप किशोरावस्था को अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे, और आपको यह भी पता लग गया होगा कि एक टीचर होने के नाते एक एडोलेंसेंस पीरियड के बच्चा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है जी। अब इसमें देखिए क्या कहता है एडोलेंसेंस में कि इसे बाल अवस्था और वयस्का के बीच में एक परिवर्तनकालीन अवधि माना जाता है, बहुत ही चेंजेबल पीरियड होता है। ठीक है ना। लड़कियों का किशोरावस्था में प्रवेश लड़कों की अपेक्षा पहले होता है, तो सही बात है। 16 से 18 साल में, जिसे हमने कहा ना कि 12 से 18 साल की अवस्था किशोरावस्था काल होता है, तो जो किशोरा अवस्था का गुण जो है ना, वो लड़कियों में लड़का से पहले आ जाता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। बच्चे जो है इसमें अमूर्त शब्दों में चिंतन, अमूर्त मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, इमेजिनेशन करने लगता है, कल्पनाशीलता विकास होगा, जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच उसका जागृत होना स्टार्ट हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा, अमूर्त चिंतन करेगा, समस्या का समाधान करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसका ज्ञान जो है ना आगे बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है ना किशोरा अवस्था के बच्चों में आपको दिखाई देने को मिलता है। ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर क्या कह रहा है, ये हमेशा का है इसे हो जा रहा है भाई। तो लड़कियों का किशोरावस्था में प्रवेश लड़कों की अपेक्षा क्या होता है, पहले होता है। फैन थोड़ा चला दीजिएगा कोई। बच्चे जो है अमूर्त शब्दों में चिंतन की क्षमता क्या करते हैं, विकसित करते हैं। और लड़के में पुरुषत्व और लड़कियों में स्त्रीत्व की विशेषताएं प्रकट होने लगता है। किस अवस्था में, तो ये सारा का सारा गुण बच्चा में किस अवस्था में आ जाएगा, किशोरा अवस्था के अंतर्गत में जो है ना वह आना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गया हो कि किशोरावस्था की क्या कहानी। ठीक है ना।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम बढ़ेंगे तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है। ऐसा कौन कौन सा कारक है। देखिए कुछ दो प्रकार के कारक होते हैं। कारक दो प्रकार का है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला। एक इंटरनल फैक्टर होता है और एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है। आंतरिक कारक को हम लोग इंटरनल फैक्टर बोलते हैं और बाह्य कारक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। तो कुछ इंटरनल फैक्टर भी है हमारे पास में और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी है हमारे पास में, ठीक है ना। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला कारक जिसको हम लोग नाम देंगे क्या, अनुवांशिक कारक, हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर का मतलब क्या हुआ, देखिए हेरिडिटी जो होता है ना वो आपको मम्मी पापा से मिलता है, खुद से मिलता है। और जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हो जाएगा ना वो हो जाएगा वातावरण। वातावरण का मतलब ये हो कि जो आपको समाज के द्वारा आपको मिलता हो, जो खुद से मिलता हो आपके मम्मी पापा के क्रोमोसोम से, क्योंकि हेरिडिटी का, अनुवांशिकता का जो कार्यात्मक इकाई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। जीन्स आपने नाम सुना, क्रोमोसोम का नाम सुना होगा, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हेरिडिटी का कार्यात्मक इकाई है। लेकिन हेरिडिटी क्या है, आपको अपने मम्मी पापा से ही आपको देखने को मिलता है। आप सिंपल सा एग्जांपल हो कि अगर आपके मम्मी, हेरिडिटी खुद से मिला, अगर आपके मम्मी जो है वो काली है, आपके पापा काले हैं, तो आप जब पैदा हुए तो आप काले हुए, तो सीधी सी बात है कि वो किसका प्रभाव है, अनुवांशिकता का प्रभाव। लेकिन किसी भी विकास में केवल अनुवांशिकता का कोई प्रभाव नहीं होता है, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव उसमें समाहित होता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में, किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों जो है ना वो क्या करता है, भूमिका निभाता है। तो पहला इंटरनल फैक्टर क्या हो जाएगा, हेरिडिटी फैक्टर। दूसरा फैक्टर हो जाएगा जैविक और शारीरिक कारक। जैविक का मतलब बायोलॉजिकल, मतलब लड़का या लड़की का होना, जैसे आप समझते हैं मेल फीमेल, तो भाई मेल और फीमेल का ये होना ये जैविक कारक है। और ये जैविक कारक ऐसा है, दिस इज इंटरनल फैक्टर, ये एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। आमतौर पर हम अपने समाज में इस चीज को देखते हैं कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो भाई घर में जो है ना सुंदर सुंदर लड़का का फोटो चिपकाया जाता है। लेकिन खास मानकर चलिए तो वो सब मिथ्या है, वो सब धारणा है, उससे होता कुछ नहीं है भाई। ये तो बायोलॉजिकल टर्म है ना। बायोलॉजिकल टर्म का मतलब ये हो गया कि अगर आपके गर्भ में बेटी पल रही है तो कितनों फोटो तुम लगा दो, बेटा थोड़े हो जाएगा भाई। जैविक है, बायोलॉजिकल है, दिस इज इंटरनल फैक्टर। तो ये भी क्या करता है बताइएगा, प्रभावित करता है। उसके बाद में भावात्मक कारक, जिसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर या भावात्मक कारक भी कौन सा फैक्टर होता है, इंटरनल फैक्टर ही होता है। भाव, इमोशन, ये सब कौन सा फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर। लेकिन बाह्य कारक की जब हम बात करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर की जब हम बात करते हैं, तो माँ के गर्भ में वातावरण, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस माँ के गर्भ का जो वातावरण होता है वो हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर के अंतर्गत में आएगा। जैसे देख लीजिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, एकल बच्चा, एकाधिक बच्चा, मतलब ये हो गया कि भाई उसका माँ के गर्भ के वातावरण दो तीन बातों पर निर्भर करता है। एक तो पहला बात इस पर निर्भर करता है कि पालन पोषण कैसा है, मतलब खाना पीना कैसा है। दूसरा ये कि उस महिला का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है ना, मेंटल हेल्थ कैसा है। उसके बाद में ये कि घर का वातावरण कैसा है, उसके साथ कोई रूड व्यवहार तो नहीं कर रहा है। तो इन सारे बाह्य वातावरण का प्रभाव भी बच्चा जब गर्भ में पल रहा होता है तो उसके ऊपर पड़ता है। इसका मतलब ये है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी है जो बच्चों को क्या करता है, बच्चे के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है, चाहे वो वृद्धि को चाहे विकास को। पोषण की गुणवत्ता, वही खाना पीना का क्वालिटी क्या है ना। उसके बाद में कहता है और मात्रा, कितना उसको दिया जा रहा है खाना पीना, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। समान या असमान प्रसव, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी, ऑपरेशन से, नॉर्मल से, इसके ऊपर भी बच्चों के ऊपर क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। गर्भाशय में बच्चे का नुकसान होना, है ना, ये सारा का सारा जो है ना एक्सटर्नल फैक्टर है जो बच्चों के ऊपर वृद्धि और विकास को क्या करता है बताइएगा, प्रभावित करने का काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो उपलब्ध वातावरण। उपलब्ध वातावरण में कौन कौन सा चीज आएगा, जैसे उपलब्ध वातावरण में कौन कौन सा चीज आएगा, दुर्घटना और घटनाएं, भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट भी दोष पहुंचाएगा। उसकी गुणवत्ता, चिकित्सीय देखभाल, है ना, बच्चा का आप टाइम टाइम से, या जो महिला प्रेग्नेंट है उसको आप रूटीन चेकअप करा रहे हैं कि नहीं। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो ऑब्वियसली अगर कुछ बीमारी भी नहीं है तभी उसको हॉस्पिटल में ले जा करके उसका रूटीन चेकअप कराया जाता है, होमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, प्लेटलेट ठीक है कि नहीं। क्यों,
क्योंकि सारे एक्सटर्नल फैक्टर बच्चों के अंदर माँ के अंदर गर्भ में पल रहे बच्चा के ऊपर भी क्या करता है, पड़ता है। उसके बाद में उसका पोषण, उसका सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, हमने बोला सोशल और कल्चर इन्वायरमेंट। महिला अगर बच्चा गर्भ में पल रहा है तो बहुत जरूरी है कि महिला को अच्छे समाज में रखना, अच्छे संस्कृति में रखना, अच्छे कल्चर देना, अच्छा सोशल देना, मेंटल हेल्थ उसका अच्छा होना, पॉजिटिव सोच रखवाना, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सारा एक्सटर्नल फैक्टर का प्रभाव माँ के गर्भ में पड़ रहे उस बच्चा के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है ना। तो कुछ इंटरनल फैक्टर है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है जो बच्चा के वृद्धि और विकास को क्या करता है, प्रभावित करने का काम करता है। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। चलो उसके बाद हम लोग देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ गया कि सर वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है। और उसके बाद में जब इतना आपको समझ में आ गया तो आपको अब इससे संबंधित एक सवाल आ रहा होगा मन में कि सर इसे सवाल कैसा पूछेगा। मान लीजिए कि वृद्धि विकास तो हम पढ़ लिए, लेकिन वृद्धि विकास से संबंधित हमसे सवाल कैसा पूछा जाएगा। तो पहले आज हम रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सा चीज हमने पढ़ा है। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, विकास का चरण, प्रसव पूर्ण। प्रसव पूर्ण का मतलब गर्भाधारण से लेकर जब तक व्यक्ति का जन्म होता है इस पृथ्वी पर तब तक की अवस्था प्रसव पूर्ण। उसके बाद आएगा इन्फेंसी, कितना से कितना बोलिए, 0 से 2। विकास की गति बहुत तेजी से इसमें होगा और स्पेशल मांसपेशियों पर नियंत्रण का काम किसमें अवस्था में करता है, शैशवावस्था में बच्चा। बाल अवस्था हम आपको बताएं कितना कितना, 2 से 12। बाल अवस्था को 2 भाग में बांटे, कितना से कितना, 2 से 6 पूर्व बाल अवस्था, 6 से 12 उत्तर बाल अवस्था। उसके बाद में पूर्व बाल अवस्था जिसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड बोले हैं, इसमें क्या होगा, संपूर्ण मस्तिष्क का 90% विकास जो है ना किसमें हो जाता है, पूर्व बाल अवस्था में होता है। उत्तर बाल अवस्था में बच्चे में मोटर स्किल का डेवलपमेंट होगा और उसके साथ साथ में अपने साथियों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाएगा, दोस्ताना माहौल में ज्यादा रहना उसको पसंद है। गैंग एज का काल इसको कहा गया है। किशोरावस्था 12 से 18 साल, यह अवस्था काफी परिवर्तन का काल होता है। स्टेनले हॉल साहब का कहना था कि भाई आंधी तूफान तनाव संघर्ष का काल इसी काल को कहा गया जो कि 6 साल तक के पीरियड तक रहता है। लड़कियों में किशोरावस्था का गुण लड़कों की अपेक्षा क्या आता है, पहले आता है। लड़का का थोड़ा लड़कियों की अपेक्षा में क्या आता है, बाद में आता है। पुरुषत्व की भावना आना लड़का में, लड़की में स्त्रीत्व की भावना आना, ये सब किसका लक्षण है, किशोरावस्था में आपको दिखाई देगा। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कुछ इंटरनल फैक्टर है, कुछ एक्सटर्नल, जैसे अनुवांशिक कारक हेरिडिटी फैक्टर इंटरनल है, जैविक बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है, इंटरनल है, और उसके साथ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी है जो हमने आपको बताया। अब इतना पढ़ने के बाद में कल से लेकर के आज, कल भी क्लास हम आपको वृद्धि विकास का दिए थे ना, तो कल से लेकर के आज तक जो चीजें आपने पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन भी तो आपके सवाल आपके परीक्षा में आएंगे। तो भाई क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, उस टाइप के क्वेश्चन को हमने यहाँ पर रखने का काम किया। देखो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और जवाब अब आपको देना है। अब जवाब हम नहीं देंगे, जवाब आप दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है और पहला क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दौरों में विकसित होता है। पहला कह रहा है विकास एक आयामी प्रक्रिया, ये बिल्कुल गलत हो गया। देखो विकास के बारे में हमने कहा है, विकास का कॉन्सेप्ट क्या था, विकास ओवरऑल चेंजेज कहलाता है, बताए थे ना। जब विकास ओवरऑल चेंजेज है तो फिर ये एक आयामी प्रक्रिया तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है भाई, एक आयामी प्रक्रिया होना संभव ही नहीं है। तो ये कह रहा है यूनिडायमेंशनल, बिल्कुल गलत। उसे कह रहा है विकास एक दिशीय, भाई एक दिशीय भी नहीं है क्योंकि विकास बहुदिशीय हो सकता है, बहुचक्रीय हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल चेंजेस का बात हमने विकास में किया। तो भाई ये एक दिशीय भी नहीं होगा, यूनिडायमेंशनल भी नहीं होगा। उसके बाद में कहता है विकास एक असतत प्रक्रिया, सही नहीं है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। हमने आपको विकास के सिद्धांत में पहला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत पढ़ाया था, याद होगा। निरंतरता का सिद्धांत में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो भाई निरंतरता का सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब 3 नंबर में क्या कहा हमसे कि भाई ये असतत मतलब जो लगातार न चलने वाली प्रक्रिया विकास है, तो ये गलत नहीं हो गया, ये गलत हो गया। और 4 नंबर कहता है कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी, 2 तरह का सीक्वेंस बताए थे। अधोगामी शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर, शीर्षगामी सिर से पैर,
विकास के बारे में यह बात बिल्कुल सही कह दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अगर आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास से संबंधित सवाल है जो आपके परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। लेकिन इस सब पर आपका पकड़ तब बनेगा जब आप थ्योरी को अच्छे से जानते हैं। अब सोचो, यहाँ पर 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप यही नहीं जानते कि शीर्षगामी क्या होता है, अधोगामी क्या होता है, तो क्या इस सवाल का जवाब दे पाते? नहीं दे पाते। तो थ्योरी में आप समझे हैं कि अधोगामी क्या है, शीर्षगामी क्या है, तब नहीं क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। और शीर्षगामी अधोगामी आपको समझ ही नहीं आता तो क्या यह क्वेश्चन आपसे बन पाता? नहीं, आपके लिए भारी यही क्वेश्चन हो जाता। थ्योरी देखो, सीटेट में थ्योरी को जानना बहुत जरूरी है। खाली एमसीक्यू करने से कोई फायदा नहीं होगा, एबीसीडी करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा आपको कब होगा? जब आप डिटेल सिलेबस को एनालाइज करेंगे, उसके बाद में चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, तब उसका एमसीक्यू बनाइए, तब देखिए मजा। पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और दूसरा क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कहता है। कहता है कि बच्चों का विकास, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, बच्चों का विकास, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। तो सही बात है क्या कि बच्चा का विकास तो बहुचक्रीय होता है, ओवरऑल चेंजेज होता है। कह रहा यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है ना? कह रहा है कि यह एक रूपता का सिद्धांत है। बताइए, एक रूपता का सिद्धांत, एक दिशीय सिद्धांत, एक आयामी सिद्धांत। विकास के बारे में कहना ही गलत, 1 नंबर तो होगा नहीं। 2 नंबर का ये चक्रीय वक्रीय बढ़ोतरी है, मतलब स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या हुआ? चारों तरफ से, मध्य भाग से बाहर, सिर से पैर, सिर से पैर, मध्य भाग से बाहर, बाहर से परिधि। तो ये क्या हो रहा है? स्पाइरल हो रहा है, मतलब ये क्या है? चक्रीय बढ़ोतरी है। तो बहुचक्रीय रहता भी तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, चक्रीय बढ़ोतरी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, लेकिन 3 नंबर भी हम पढ़ेंगे। कहता है कि एक दिशाई विकास है। बताइए, एक दिशीय या फिर हम बोले कि एक आयामी जब भी विकास के बारे में कहा जाएगा, दिस इज नॉट गुड, वह सही नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा है? बताइए, अगर चैप्टर पढ़े हैं तो कोई कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा है? कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चों के विकास का क्रम। देखो, बच्चों के विकास का क्रम 2021 में पूछा हुआ है। बच्चों के विकास का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, या फिर कह रहा है सामान्य से विशिष्ट, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है पैर से सिर। पैर से सिर नहीं होता है, सिर से पैर होता है। तो भाई पैर से सिर तो ऐसा ही कट गया। भाई अमूर्त से मूर्त वाला बात हमने कहीं बताया अभी, इसमें विकास का अमूर्त से मूर्त से कोई संबंध नहीं है। 4 कहता है हाथ पैर से केंद्र की ओर, नहीं, हाथ पैर से केंद्र की ओर नहीं, केंद्र से हाथ पैर की ओर, ये सही होगा ना। तो 3 खत्म, 4 खत्म, अब बचा 1 और 2। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट का बात हमने कहीं किया नहीं है। तो जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब बच्चा में पहले विकास सामान्य होता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन में वह जुड़ते जाता है। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसको हमने क्या कहा बताएगा? सामान्य से विशिष्ट, जिसको हमने कहा जनरल से स्पेसिफिक। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है कि विकास डैश है, क्या है? शरीर के मध्य भाग से बाहर दिशा में होता है। सही कि गलत? भाई शरीर के मध्य भाग से बाहर की दिशा में होना, इसी को तो हम बोले थे अधोगामी, इसी को तो हम बोले थे अधोगामी। और सिर से पैर की तरफ वो क्या था? शीर्षगामी। तो 1 नंबर कथन तो भाई साहब एकदम से सही लग रहा है, लेकिन सीटेट का रूल है कि एक ऑप्शन पढ़ के नहीं निकलना है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ना है। हो सकता है एकरा से स्मार्ट कोनो मिल जाए ऑप्शन। करा कि नीचे से ऊपर की ओर, बिल्कुल गलत। नीचे से ऊपर का कोई सीक्वेंस नहीं है। एगो शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर है और एगो ऊपर से नीचे है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं है। 2 नंबर हम काटेंगे। कहता है विकास जो है एक आयामी, यूनिडायमेंशनल, क्या हो जाएगा? गलत। एक आयामी भी नहीं है, एक दिशीय भी नहीं है, यह जो है बहुआयामी है या बहुचक्रीय या वक्रीय, ये कह सकते हैं। उसके बाद कहता है वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। भाई होता ना है, अभी ना बताए हैं कि भाई विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाला 2 टाइप का कारक होता है, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर।
इंटरनल में हम लोग हेरिडिटी को देखा था, एक्सटर्नल में हमने तो वातावरण को देखा था। तो फिर वातावरण के द्वारा तो बच्चे में विकास का प्रभाव पड़ेगा, तो इसीलिए 4 नंबर तो नहीं होगा, है ना। और 3 नंबर भी एक आयामी हो गया था, कटिए गया। और उसके बाद में 2 नंबर जो है नीचे से ऊपर की ओर कह रहा है, तो ये भी तो खत्म हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी शरीर के मध्य भाग से बाहर दिशा में होता है। ठीक है जी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कथन कारण वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन ध्यान रखना मेरे लाल, अगर तुम्हारे पास में कॉन्सेप्ट है, अगर तुम कॉन्सेप्ट को जान रहे हो, तो भाई इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तुम अभी वृद्धि विकास के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़े हो ना, देखो इस क्वेश्चन को तुम बना सकते हो। पहला कथन देखिए क्या कहता है, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते हैं अगर वह अस्वस्थ या अल्प पोषित हो। मतलब अगर बच्चा को खाना पीना, अल्प पोषित का मतलब क्या हुआ, पोषण ठीक से न हो पाना, खाना पीना सही टाइम पर नहीं मिलना, जितना जरूरत था उतना नहीं मिला। तो कह रहा है कि बच्चा सही ढंग से नहीं सीख पाएगा। कब नहीं सीख पाएगा, जब वो हमेशा बीमार रहेगा और जब उसको खाना पीना ढंग से नहीं मिलेगा। तो बोलो बात सही कि गलत, तो ये बात है बिल्कुल सही। अब इसमें कौन सा भाई पहाड़ वाली बात है कि तुमको समझ नहीं आया कि हाँ सर क्या कर रहा है, सही तो है। और 2 नंबर कहता है कि विकास के सभी आयाम, इसका कथन क्या कहता है, 2 विकास के सभी आयाम। अब सभी आयाम कौन कौन थे, विकास के सभी आयाम बताओ कौन कौन था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक, ये सारा सभी आयाम था। कह रहा विकास के सभी आयाम परस्पर रूप से जुड़े हुए, कह रहा है कि सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये भी बात सही है, बच्चा में अगर संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा तो फिर नैतिक विकास होना भी संभव उसमें नहीं है। तो भाई सब आयाम, विकास के सभी पक्ष जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कहता जुड़े हुए हैं। और शारीरिक विकास, देखो आयाम का बात भी इसमें कर दिया कि शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है भाई, बिल्कुल करता है। अगर बच्चा में फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा से नहीं होगा तो दिमाग का विकास होना तो दूर की बात हो गया ना। पहले तो भाई आपका फिजिक्स डेवलप होना चाहिए ना। शारीरिक विकास अगर किसी बच्चा में अच्छा से नहीं हो पाएगा तो क्या संज्ञानात्मक विकास पर उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो इसीलिए ए भी सही है, बी भी सही है, और बी ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो देखो ए सही, बी सही, यहाँ पर गलत लिखा गया, बी ए का व्याख्या भी कर रहा है, उल्टा लिखा गया, ठीक है ना। बी ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है। ये सारे PYQs हैं, ये सभी सवाल आपके सीटेट में पूछे गए हैं, है ना। और जो लोग हमारा 2 क्लास किया होगा, केवल कल वाला और आज वाला, तो ये सारा क्वेश्चन उसको समझ में आ भी रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर 1 आनुवांशिक बनावट पर, बिल्कुल निर्भर है भाई। जेनेटिक मेकअप पर निर्भर है कि नहीं है, हेरिडिटी पर निर्भर है कि नहीं है। भौतिक वातावरण पर, जो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उस पर भी विकास निर्भर करता है। और उसके साथ कर रहा है सामाजिक संस्कृति, सोशल कल्चर फैक्टर, जैसा आपका समाज होगा, जैसी आपकी संस्कृति होगी, उसी के अनुसार आप पे विकास होगा। तो भाई विकास कह रहा है कि किस पर निर्भर है, तीनों पर निर्भर है। और तीनों किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 सब सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है देखिएगा। 7 नंबर कहता है कि विकास डैश है, बताइए भाई एक आयामी है क्या, गलत, एक आयामी नहीं है। पहले ही बताया कि दिस इज नॉट यूनिडायमेंशनल, ये यूनिडायमेंशनल नहीं है, ये एक आयामी नहीं, बहुआयामी है, बहुचक्रीय है, ये हो जाता तब सही होता। 2 नंबर कह रहा है एक दिशीय है, बिल्कुल गलत, यूनिडायरेक्शनल नहीं, ये भी सही नहीं है। 3 नंबर कह रहा है विकास में बदलाव किया जा सकता है। हाँ भाई, जैसा पर्यावरण देंगे बच्चा को, जैसा हम इन्वायरमेंट देंगे बच्चा को, उस तरह का बदलाव उसमें होगा या नहीं होगा, बताओ। विकास को प्रभावित करने वाला कारक
हमारा पर्यावरण या वातावरण था कि नहीं था? था। इसका मतलब ये है कि विकास में बदलाव किया जा सकता है। एकदम सही बात है, विकास में बदलाव हो सकता है अगर अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो भाई एकदम से हम कह सकते हैं कि जो बच्चा में सुधरने का कोई चांस नहीं था, उस बच्चा को भी अगर अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा वातावरण दिया जाए तो भाई वो बच्चा अच्छा कर सकता है, चेंज हो सकता है। और उसके बाद में 4 कर रहा है आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है। मतलब विकास जो है वो केवल हेरिडिटी पर ही निर्भर नहीं है, विकास हेरिडिटी और वातावरण दोनों का योग है। हमने कहा है कि हेरिडिटी आपको कहां से मिलेगा? माता पिता के द्वारा। और इन्वायरमेंट आपको कहां मिलेगा? जिस समाज में आप रहते हैं। तो विकास किसका देन है? हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों का देन। ठीक है जी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डी भी तो यहाँ पर गलत हो गया। अनुवांशिकता का अनुवांशिकता का पूर्ण रूप, देख रहे हो, पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित, मतलब ये बात कर रहा है केवल अनुवांशिकता का ही देन है विकास। तो ये गलत हो गया ना, केवल अनुवांशिकता का देन नहीं है, वातावरण का भी देन है। ठीक है जी। तो 4 नंबर गलत, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लीजिए क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। कह रहा कि विकास के विषय में सही कथन चुनना है आपको। ठीक है भाई। कहता है यह एक दिशाई और एक आयामी है। बताओ, अभी ना बताए, एक आयामी भी नहीं है, एक दिशाई भी नहीं है, गलत हो गया। 2 कह रहा है विकास परिवर्तनीय है, चेंजेबल है। हाँ सही है, जैसा वातावरण देंगे उसी तरह का विकास बच्चों में होगा, तो विकास परिवर्तनीय तो है। उसके बाद में कह रहा है विकास पूर्ण रूप से अनुवांशिकता से योजनाबद्ध। पूर्ण रूप से माने पूरा प्लान विकास का केवल किसका है? अनुवांशिकता। तो ये गलत तो हो गया। अभी तो बता अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का होता है, तो भाई 3 नंबर भी गलत हो जाएगा। 4 नंबर कहता है क्या कि सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल गलत। तो फिर हम आपको इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों पढ़ाते? भाई विकास के सिद्धांत में हम आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? जब व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत में हमने आपको क्या बताया कि भाई सभी बच्चों में विकास की गति एक जैसा नहीं हो सकती। इसमें ये मूर्खा कह रहा है कि सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ाव को प्राप्त करते हैं। बताइए, जब एक ही आयु और एक ही गति से अगर सब में विकास होता तो भाई दुनिया के सारे लोग आईएएस होते। बोलो ना, अगर आप आईएएस नहीं है और कोई आईएएस हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो एफर्ट ज्यादा लगाया होगा। और सब में विकास अगर सेम होता तो दुनिया के सारे लोग सफल होते, कोई असफल होता ही नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता का कॉन्सेप्ट इसलिए ना आपको बताया गया। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकास क्या है? परिवर्तनीय है, मतलब चेंजेबल है। यह जो है वातावरण के अनुसार में परिवर्तित हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 9 नंबर कहता है विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या या समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, कल्पना, इमेजिनेशन, रचना, क्रिएशन, क्रिएटिविटी, ये सब किससे संबंधित है? तो हम आपको बताए थे ना, संज्ञानात्मक क्या होता है? बुद्धि का विकास। और किसी बच्चा में बुद्धि का विकास जब होगा तभी तो वह ध्यान, स्मृति, याद करना, प्रॉब्लम को सोल्व करना, इमेजिनेशन करना, कोई क्रिएशन करना, उसमें तब डेवलप होगा। यह किस पक्ष से जुड़ा हुआ है? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव साइड से जुड़ा हुआ है। हम आपको संज्ञानात्मक, भावात्मक, ये नैतिक, सामाजिक सब कल के क्लास में आपको हम बताएंगे। तो संज्ञानात्मक में हम बताए थे कि ये बुद्धि से संबंधित होता है। अब बुद्धि से संबंधित होता तभी तो बता मैं रचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब कब होगा, किस साइड में? तो ये आएगा हमारा संज्ञानात्मक साइड में, संज्ञानात्मक क्रिया। बाकी संवेगात्मक तो इमोशन वाला था, भाव वाला, आपको कल बताए थे। भाव, इमोशन, नकारात्मक, सकारात्मक। सामाजिक क्षेत्र था सोशल साइड, और उसके बाद में ये था शारीरिक, मतलब केवल फिजिकल की बात कर रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लीजिए क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य, अच्छा वही क्वेश्चन है, बौद्धिक सामर्थ्य जैसे ध्यान,
स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से। तो भाई इसका संबंध किससे है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? 2 के साथ जाएंगे, संज्ञानात्मक। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल ग्रॉस मोटर स्किल के उपयोग का एक उदाहरण है? ग्रॉस मोटर स्किल कौन सा उदाहरण है? एक पैर पर संतुलन करना, एक पैर पर संतुलन करना। दूसरा कह रहा है एक मटर को उंगलियों से दबाना। ये कोई स्किल है? ये कोई ग्रॉस मोटर स्किल है? एगो मटर का दाना लिए दबा दिए, कोई ग्रॉस मोटर स्किल है? नहीं भाई, 2 नंबर तो होगा नहीं। उसके बाद में देखो 3 नंबर क्या कर रहा है? किताब के पन्ने पलटना। ये कौन स्किल है भाई? ये कौन ग्रॉस मोटर स्किल है? किताब के पन्ना पलटना, ये भी कोई स्किल नहीं है। पेंसिल पकड़ना, ये भी कोई स्किल नहीं है। आपको स्किल ग्रॉस मोटर, यहाँ पर ध्यान दो, स्थूल कौशल की बात कर रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल को बात कर रहा है, जो प्रैक्टिस के द्वारा संभव है। वो कौन है? एक पैर पर संतुलन, बैलेंस बनाना। ये क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर 1 के साथ में हमको जाना होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम 11 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना। बाकी हम आपको अभी के अभी ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं कि नहीं? जो नए स्टूडेंट है जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग ग्रुप में जुड़े होंगे। तो वृद्धि और विकास का हम आपको क्वेश्चन डाले हैं। देखिए रात को क्वेश्चन डाला हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डाला हुआ है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन डाले हैं, बनाए कि नहीं आप लोग? नहीं बना है? नहीं बनाया तो अभी बनाइए, 10 मिनट में उसको बना करके तब जाइएगा, बनाइए अभी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन डाले हैं। अब आप यह केवल मूल्यांकन कीजिए कि जो चीजें हमने पढ़ाया है क्या उस क्वेश्चन में आपको बन रहा है कि नहीं बना, फिर उसका डिस्कशन हम कराएंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन देखिए, तो ग्रुप में डाला हुआ देखिए।